अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम 11th बायोलॉजी के लास्ट चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्ट के कुछ एमसीक्यूज हल करेंगे। याद रहे ये जो एमसीक्यूज हैं वो मैंने कुछ पास पेपर से लिए हैं, कुछ मैंने बुक से लिए हैं और कुछ मैंने अपने बनाए हैं जो कि मेडिकल की एंट्री टेस्ट में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। MCQ number 1. Osmosis in living organism may be described as the net movement across a semi-permeable membrane of। ये पूछ रहा है कि ऑस्मोसिस जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो उसकी डेफिनेशन बता रहा है कि नेट मूवमेंट अक्रॉस अ सेमी परमेबल ऑफ। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उसके जो मूवमेंट होती है उसके दौरान तो क्या होता है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ वीक सॉल्यूशन टू अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, वीक सॉल्यूशन से स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन तक जाते हैं सॉलिड मॉलिक्यूल्स, या फिर सॉलिड मॉलिक्यूल्स स्ट्रॉन्ग से वीक सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स वीक सॉल्यूशन से स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन से वीक सॉल्यूशन तक जाते हैं। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा वीक सॉल्यूशन से स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन तक जाते हैं, है ना। वाटर मॉलिक्यूल वीक सॉल्यूशन से स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन तक जाते हैं, यानी सी इसका सही जवाब होगा। MCQ नंबर 2. द ओनली वीन दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर। वो कौन सी बॉडी की सिर्फ एक ही वीन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। जनरली हमें ये पता है कि वीन जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी है वीन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो वो है हमारे पास पल्मोनरी वीन। तो वो है पल्मोनरी वीन। वैसे भी हमारे पास दूसरा लफ्ज आता है पल्मोनरी आर्टरी। तो ये पल्मोनरी वर्ड जिसके साथ लगता है इसका मतलब काम ही उल्टा होता है। जैसे वीन का उल्टा काम क्या हुआ, ऑक्सीडेंट ब्लड लेके जा रहा है। ठीक है, तो आर्टरी का भी उल्टा होता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, वेयर एज जो पल्मोनरी वीन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। सिर्फ ये एक ही वाहिद वीन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। MCQ number 3. Which of the following terms describe the process by which the plasma membrane moves the substance inward against a concentration gradient? ये पूछ रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन में जो के अंदर सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस होकर सबस्टेंस जो सेल के अंदर जाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में, तो उससे हम क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, सिंपल डिफ्यूजन या फिर ऑटोट्रोपिज्म। तो उसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। MCQ number 4. In the early morning, the water droplets can be seen on the tip grass blades and leaf margin of small plants. This is a process called। ये बोल रहा है कि सुबह सुबह होती है तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो हम देखते हैं कि लीफ की टिप में होते हैं, लीफ या फिर ग्रास या फिर ब्लेड से होते हैं, उनकी टिप पे वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं गटेशन। उसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गटेशन। गटेशन की असल डेफिनेशन क्या है कि रिमूवल ऑफ वाटर थ्रू हाइड्रोथोट्स। वाटर मॉलिक्यूल जो पोर्ट से निकल के आते हैं उसे हम कहते हैं गटेशन, और जिन पोर्ट से निकलते हैं उसे हम हाइड्रोथोट्स कहते हैं। ठीक है। MCQ number 5. The open type circulatory system is found in। ओपन टाइप जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें कोई वीन्स आर्टरी वार्टरी कुछ नहीं होता, उसमें बस ब्लड घूमती रहती है, सारी ब्लड सीलोम में होती है ब्लड, तो वो कौन से ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है? ये सवाल चैप्टर नंबर 10 में भी मैंने सॉल्व करवाया था। ह्यूमंस में, फिशेस में, आर्थ्रोपोड्स में, काउस में या फिर किसी में भी नहीं। तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। सिंपल एग्जांपल हम अगर इंसेक्ट का देख ले, इंसेक्ट का जो कॉकरोच है हमारे पास, तो उसका भी तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो इस हिसाब से सी इसका सही जवाब होगा। MCQ नंबर 6. रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बाइकनकेव सेल हैं या फिर नॉन न्यूक्लिएटेड सर्कुलेटेड प्लेट लाइक सेल्स हैं, या उनके पास न्यूक्लियस नहीं था और वो राउंड शेप्ड होते, सर्कल शेप में होते हैं। इरेगुलर सेल्स होते हैं या फिर न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, या उसमें न्यूक्लियस होता है, या फिर बोथ ए एंड बी। तो ये भी बिल्कुल इजी है कि एक तो उनका हमें पता है उनका बाइकनकेव शेप है, बाइकनकेव सेल होते हैं रेड ब्लड के, और दूसरा कि वो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। बॉडी के सिर्फ और सिर्फ यही सेल हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। रेड ब्लड सेल एक वाहिद सेल हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, तो नॉन न्यूक्लिएटेड
सर्कुलेटेड और ब्लड प्लेट लाइक सेल्स। तो इस हिसाब से ए और बी तो बिल्कुल ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास ई सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 7, द पॉसिबल काजेज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस आर। ये बोला है जो एथेरोस्क्लेरोसिस है ना, वो उसकी काजेज कौन सी होती है? हाइपरटेंशन, या फिर सीरम की कोलेस्ट्रॉल लेवल का हाई हो जाना, या फिर फैमिली हिस्ट्री है आर्टेरियल डिजीज की, या फिर फिजिकल इनएक्टिविटी है, या फिर ये सारी हैं। तो जो एथेरोस्क्लेरोसिस हैं वो इन सारी चीज़ों की वजह से होती है। हाइपरटेंशन होती है, उसमें हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल हो जाती है, फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, उसके बाद फिजिकल इनएक्टिविटी भी होती है। एंड ई इसका सही जवाब होगा कि इसमें सारे होंगे। एमसीक्यू नंबर 8, व्हाइट ब्लड सेल्स पिक अप फॉरेन बॉडीज फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम इज एन एग्जांपल ऑफ। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो फॉरेन पार्टिकल्स जो बॉडी में आते हैं उसे पिकअप करते हैं, किस प्रोसेस से? पाइनोसाइटोसिस से, एक्सोसाइटोसिस से, फेगोसाइटोसिस से, ऑस्मोसिस से, या फिर किसी से भी नहीं। तो पहले मैं बता दूं कि हमारे पास पहले दो अल्फाज आते हैं, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस जब सेल कोई भी पार्टिकल सेल से बाहर जाए उसको हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। फिर आते हैं एंडोसाइटोसिस की कोई भी पार्टिकल सेल के अंदर जाए उसे हम क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। तो एक्सो तो नहीं होगा, ऑस्मोसिस भी नहीं होगा, बच्चा हमारे पास पाइनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। तो एक्सो का निकाल दिए, बच्चे हमारे पास एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस जो है इधर तो हमें पता चल गया कि एंडोसाइटोसिस हो रहा है, क्योंकि जो फॉरेन बॉडीज होती हैं वो व्हाइट ब्लड सेल में एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के जरिए अंदर जाती है। तो एंडोसाइटोसिस के भी दो टाइप होते हैं, एक पाइनोसाइटोसिस और एक फेगोसाइटोसिस। अगर वाटर मॉलिक्यूल या फिर कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल जा रहा है एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के जरिए तो उसे हम कहते हैं पाइनोसाइटोसिस, और अगर कोई भी सॉलिड पार्टिकल जो जा रहा है उसे हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। तो फॉरेन बॉडीज होती हैं वो तो सॉलिड होती हैं, तो इस हिसाब से हमारे पास फेगोसाइटोसिस का बिल्कुल सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 9, एक्सेस वाटर इज फोर्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट थ्रू। ये बोल रहा है प्लांट्स में जो एक्सेस वाटर, बहुत ज्यादा वाटर बढ़ जाता है तो वो जो किस जगह से निकाले जाते हैं? ये मैंने पहले भी बता दिया कि वो हाइड्रोथोड जो सुराख होते हैं उसमें, प्लांट्स के लीफ में सुराख होते हैं, उधर उसमें उसको हम हाइड्रोथोड कहते हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट जो है वो हाइड्रोथोड्स के जरिए बाहर निकलता है और उस प्रोसेस को हम गटेशन कहते हैं। तो इसका सी बिल्कुल सही जवाब होगा, लेकिन फिर भी जो है सी, हाँ सी बिल्कुल सही होगा इसका। एमसीक्यू नंबर 10, पिक द आउट वन आउट। इन पांचों में से वो कौन सा लफ्ज है जो कि बाकी सबसे डिफरेंट है? आउट्रा, हाँ हार्ट से रिलेटेड है, आर्टरी हार्ट से रिलेटेड है, कैपिलरी हार्ट से रिलेटेड है, वीन हार्ट से रिलेटेड है, ये चारों सेम है बच्चे। नेफ्रॉन, हाँ यार नेफ्रॉन जो है वो तो हार्ट से रिलेटेड है ही नहीं, ये तो किडनी का पार्ट है ना। नेफ्रॉन क्या है? किडनी का फंक्शनल यूनिट है, तो ये तो अलग हो दूसरों से, तो ई इसका सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 11, व्हिच स्टेटमेंट कंसर्निंग ट्रांसपायरेशन इज करेक्ट। इन चारों में से वो कौन सी स्टेटमेंट जो कि ट्रांसपायरेशन के बारे में सही बता रही है? On a humid day, the water potential gradient between the inter-air spaces and the external atmosphere increases to stimulate water loss by evaporation. ये बोला जब ह्यूमिड होता है तो उसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है इंटरसेल्युलर स्पेसेस में और एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वाटर जो होता है वो एवापोरेशन के फॉर्म में लूज हो जाता है। B है, water arriving at the spongy mesophyll cells via the Simplast pathway must move by osmosis through the cell surface membrane before evaporation from the surface of the cell. ये बोल रहा है कि जो स्पंजी मीजोसेल्स हैं, जो स्टेकिंग मीजोसेल्स है, उधर वाटर आता है सिम्प्लास्ट पाथवे से, और उनको ऑस्मोसिस करना थ्रू आउट द सेल ऑस्मोसिस करना जरूरी होता है ताकि वो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे आ जाएं और उसी वजह से एवापोरेशन हो। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बोला है वाटर डिफ्यूजेस डाउन द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट फ्रॉम द सैचुरेटेड एयर स्पेस थ्रू द गार्ड सेल्स बिफोर एवापोरेटिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेल्स इनटू द एटमॉस्फेयर। ये बोला वाटर जो होता है डिफ्यूज होता है, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो सैचुरेटेड एयर होती है, स्पेस होती है, उसके गार्ड सेल से वो एवापोरेट हो जाता है। उसके बाद फिर लास्ट पूछ रहा है कि वाटर मूव्ड बाय जाइलम इन द एपोप्लास्ट पाथवे। वाटर जो है वो जाइलम के जरिए मूव करता है एपोप्लास्ट पाथवे से, एंड कैन कंटिन्यू ऑफ दिस पाथवे बाय ऑस्मोसिस, और ये सेम पाथवे ऑस्मोसिस के जरिए भी कंटिन्यू कर सकता है स्पंजी मेसोफिल सेल्स तक पहुंचने के लिए बिफोर एवापोरेट होने से पहले। तो ये तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम कॉन्सेप्चुअली इसको हल करेंगे।
तो इसका सही जवाब होगा तो वो बी होगा। वाटर जो स्पंजी मीजोफिल से आता है, सिम्प्लास्ट पाथवे से आता है ना। वाटर हमें कहां से मिलता है? वाटर हमें मिलता है रूट से। तो रूट से लेकर जो मीजोफिल सेल किस कहाँ है? लीव्स में है ना। तो रूट से लेकर वाटर जो लीव्स में आता है वो सिम्प्लास्ट पाथवे से आता है, एपोप्लास्ट पाथवे से नहीं आता, वो सिम्प्लास्ट पाथवे से आता है। ठीक है। फिर वो ऑस्मोसिस करता है सेल्स में, जिस बॉडी की सेल को वाटर चाहिए वो ले लेती हैं। उसके बाद जो बकाया वाटर आता है वो सरफेस जो स्पंजी मीजोफिल सेल्स है ना, उनके सरफेस पे आ जाते हैं ऊपर ऊपर। तो वो वहीं से स्टोमेटा के जरिए वो एवापोरेट हो जाते हैं। तो 20 का सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 2, विच फीचर्स इनेबल द आउटा टू विथस्टैंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये बोला है कि वो कौन से फीचर है जो आर्टा को वेंट्रिकुलर सिस्टोल से विथस्टैंड करते हैं? कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर। कोलेजन फाइबर स्मूथ मसल्स, इलास्टिन फाइबर एंड एंडोथेलियम एंड स्मूथ मसल। तो इसका सही जवाब जो है वो ए है कि जो कोलेजन फाइबर्स होती हैं और इलास्टिक फाइबर्स होती है, ये जो फाइबर्स हैं तो वो तो वाल्व्स को जो है बंद करके रखती हैं। जब जो आर्टरी बोल रहा हूँ, सॉरी, आर्ट्रियम से जब वेंट्रिकल तक जाती है तो फिर उसके बाद वाल्व से बंद हो जाती है। तो ये जो फाइबर्स है वो कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिन फाइबर्स हम कहते हैं। एमसीक्यू नंबर 13, व्हिच सेल्स बिकम द मेमोरी सेल्स इन द इम्यून रिस्पॉन्स। इन तीनों में से वो कौन से सेल्स है जो कि मेमोरी सेल्स बन जाते हैं इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी में मेमोरी सेल्स बन जाते हैं? तो जो बी लिम्फोसाइट से टी लिम्फोसाइट्स या फिर फेगोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट जो दोनों के वो सेल जो कि अगर अगर हमारे पास जो है फॉरेन पार्टिकल्स को मारने के लिए काम नहीं आता, तो वो जो भी बच जाते हैं वो सारे मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स के। ठीक है। तो 1 और 2 वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। फेगोसाइट्स ये डिफरेंट कैटेगरी के हैं, तो 1 और 2 हाँ सी ठीक होगा। 13 का सी बिल्कुल ठीक है। फिर आते हैं एमसीक्यू नंबर 14 पर। द डायग्राम शोज अ सेक्शन थ्रू द ह्यूमन हार्ट। ये डायग्राम एक ह्यूमन हार्ट का सेक्शन बता रही है। फिर पूछ रहा है व्हाट हैपेंस एट द ब्लड इज बीइंग पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट। जब ब्लड हार्ट के बाहर पंप आउट होगी तो क्या होगा? कि सेमिल्यूनर वॉल और वेसल थ्रू व्हिच ब्लड पासेस टू लंग। ठीक है। इन दोनों में से ये तो पता है हमारे पास 1 और 2 में से ही 2 वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड जो है लंग्स तक जाती है ना। वो ब्लड लंग्स तक जाती है। इन दोनों में से 1 और 2 में से, तो 1 और 2 पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है कि जो वॉल्व्स हैं, वॉल्व्स ये ओपन होगा या फिर क्लोज होगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट चीज है। तो उसका हम देखते हैं कि जो है ये वन से जो होगा ना, ये हमें बताया कि जो हार्ट से लंग्स तक ब्लड जाती है वो इसमें 1 वाले से ऑप्शन इसमें जाती है। तो ये तो ओपन होगा तभी तो ऊपर जा पाएगी ना 1 से। तो 1 और ओपन वाला यानी ए इसका सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 15, व्हाट काजेस द ऑब्जर्व्ड चेंज इन स्किन टेम्परेचर ऑन एक्सपोजर टू कोल्ड एयर। जब वो कौन सी चीज है जो कि स्किन टेम्परेचर चेंज करती है जब उसको कोल्ड एयर में रखा जाता है? लेस ब्लड फ्लोइंग जस्ट बिलो द स्किन। एक बता रहा है काज की जब स्किन के नीचे जो ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है, या फिर लेस ब्लड गोइंग टू द हार्ट एंड लंग्स, या फिर जो हार्ट और लंग्स से ब्लड जाती है यानी ब्लड प्रेशर जो होता है वो लेस होता है, या फिर मोर ब्लड फ्लोइंग जस्ट बिलो द स्किन। या ये टोटली अपोजिट हो गया ए का। ए जो है वो सी का टोटली अपोजिट है। या फिर स्किन के नीचे बहुत ज्यादा तेजी ब्लड प्रेशर होता है इसका जो ब्लड का। उसके अलावा फिर बोल रहा है कि मोर ब्लड गोइंग टू हार्ट एंड लंग्स, या फिर ब्लड प्रेशर हार्ट और लंग्स की तरफ बहुत ज्यादा होता है। तो स्किन टेम्परेचर में तभी हमारे पास हमें पता चलता है जब जो है हमारे स्किन के नीचे से जो ब्लड होती है वो फ्लो होना लेस कम स्पीड से फ्लो होती है। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 16, द वॉल प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट आर्टिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड। वो वाल जो कि लेफ्ट और राइट आर्टिकल और वेंट्रिकल के बीच में होता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइकप्सिड वॉल, बाइकप्सिड वॉल, एरिकुलर या फिर वेंट्रिकुलर वॉल, या फिर कार्डियो टेंडिनाइट, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर ए और बी उसको कहते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है।
उसका सही जवाब जो होगा वो बाइकप्सिड होगा। बाइकप्सिड जो होता है वो लेफ्ट साइड के जो होते हैं वॉल होती हैं, और ट्राइकप्सिड राइट साइड के होते हैं। राइट साइड के जो राइट एट्रिकल और राइट वेंट्रिकल जो होते हैं उसके उसे हम ट्राइकप्सिड वॉल्व कहते हैं, और जो लेफ्ट वाले जो हम बाइकप्सिड कहते हैं। तो 20 का सही जवाब होगा क्योंकि ये लेफ्ट वाला पूछ रहा है। एमसीक्यू नंबर 17, एन एनिमल सेल इन अ प्लांट सेल आर प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर। एक एनिमल सेल है और एक प्लांट सेल है, उसको एक ठहरे हुए पानी में रखा गया है। द एनिमल सेल स्वेल्स एंड बर्स्ट। जो एनिमल सेल है वो एक फूल के फट गया। वाइल द प्लांट सेल्स स्वेल्स बट नॉट बर्स्ट। लेकिन जो प्लांट सेल है वो फूला तो नहीं लेकिन फटा नहीं। व्हाट अकाउंट फॉर द डिफरेंस। तो ये पूछ रहा है एनिमल सेल और प्लांट सेल में वो कौन सा डिफरेंस है जिसकी वजह से एनिमल सेल तो फट गया लेकिन प्लांट सेल नहीं फटा। एनिमल सेल हैव नो वॉल, animal cell have no vacuoles, plant cell surface membrane are partially permeable, या फिर plant cell walls are free permeable। ये बोल रहा है एनिमल सेल को सेल वॉल नहीं है, एनिमल सेल को सेल वॉल नहीं है इस वजह से, या फिर एनिमल सेल को वैक्यूल नहीं है इस वजह से, या फिर प्लांट सेल की जो सरफेस है, प्लांट सेल की सरफेस है वो पार्शियली परमेबल है, कुछ परमेबल है मैंने कुछ मॉलिक्यूल को छोड़ता है, या फिर प्लांट सेल की जो वॉल है वो फ्रीली परमेबल या फिर वो सारे के सारे वाटर को छोड़ता है। तो इसका मेन रीजन जो है वो है सेल वॉल। ये बता दूं सेल वॉल ही एक ऐसी चीज है जो कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस करती है। जब वैक्यूल किसी भी बॉडी वो ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल मौजूद होती है तो उनके अंदर जो वैक्यूल होता है ना, जब उसको पानी में रखेंगे तो वैक्यूल भरता जाएगा, और जब लिमिट एंड होगी तो वो क्या होगी, जो सेल वॉल होगी ना वो एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाएगी। प्रेशर लगाने से ज्यादा पानी अंदर आएगा ही नहीं, प्रेशर लगेगा ना फिर पानी रुक जाएगा अंदर आना। तो ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि इसमें से ये भी नहीं होगा। अभी सारा का सारा टॉपिक हमारे पास सेल वॉल पे चला गया, तो ये भी सेल वॉल फ्री परमेबल नहीं, ये भी कोई रीजन नहीं हो सका। सेल मेम्ब्रेन ये भी कोई रीजन नहीं है। उसके अलावा एनिमल सेल नो वैक्यूल वाला कोई रीजन नहीं, तो बचा सेल वॉल वाला कि एनिमल सेल्स को है ना वो सेल वॉल नहीं होती, इस वजह से वो फट जाते हैं। वेयर एज प्लांट सेल को सेल वॉल होती है, इस वजह से वो नहीं फटते। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 18, हाइपरथायरॉयडिज्म इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद। हाइपरथायरॉयडिज्म जो होती है ना वो किस चीज से एसोसिएट की जाती है, लो ब्लड प्रेशर से, या सिवियरली डिमिनिश्ड मेंटल एक्टिविटी, या फिर लो मेटाबॉलिक रेट से, या फिर लो ब्लड टेम्परेचर, या फिर इंक्रीज्ड हार्ट रेट से। तो हाइपरथायरॉयडिज्म जो होती है वो जो है हार्ट रेट लो इंक्रीज हार्ट रेट, यानी ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। एमसीक्यू नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन सेल मीडिएट इम्यूनिटी। इन चारों में से वो कौन सा सेल है जो कि सेल मीडिएट इम्यूनिटी में नहीं पाया जाता, उसमें नहीं इन्वॉल्व है। हेल्पर टी सेल, साइटोक्सिन, सुपीरियर टी सेल, या फिर मेमोरी टी सेल। तो ये भी बहुत सिंपल है कि ये सारे जो सारे हैं वो सारे सेल मीडिएट में अपना रोल दिखाते हैं, सेल की इम्यूनिटी में अपना रोल दिखाते हैं, है ना। इम्यून सिस्टम में सारे अपना रोल दिखाते हैं। इसका मतलब नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो है वो वाइट ब्लड सेल, ये सारे के सारे वाइट ब्लड सेल्स हैं और ये इम्यूनिटी दिखाते हैं। तो ई इसका सही जवाब होगा कि ये गलत है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सेल मीडिएट में इन्वॉल्व ना हो। एमसीक्यू नंबर 20, व्हाई डू सम रूट सेल्स हैव रूट हेयर। कुछ रूट सेल्स होते हैं उनके पास रूट हेयर होते हैं, किस लिए, किस वजह से। ये सवाल मैंने मेरे ख्याल चैप्टर नंबर 9 में पूछा था। ठीक है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ सेल सेप। सेल सेप जो होता है, सेल सेप किसको कहते हैं हम, वैक्यूल में जो सॉलिड मौजूद होते हैं उसको हम सेल सेप कहते हैं। तो सेल सेप को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रूट हेयर लगाए गए, या फिर सरफेस एरिया सेल की इंक्रीज करने के लिए रूट हेयर लगाए गए, या फिर सेल सेप का वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए लगाए गए हैं जो है, या फिर वो सेल न्यूक्लिया के लिए एक जगह बनाते हैं, या फिर वो सॉइल के पार्टिकल्स को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो रूट हेयर जो लगाए गए हैं वो सरफेस एरिया ऑफ द सेल बढ़ाने के लिए। सेल की जितनी सरफेस रूट हेयर जो है ना, रूट हेयर जो है वो रूट के सेल्स को सरफेस एरिया बढ़ा के देता है कि जितनी सरफेस एरिया बढ़ेगी उतनी ज्यादा के ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स, उतने ज्यादा के ज्यादा मिनरल्स आएंगे अंदर। तो इसलिए रूट हेयर जो है वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। एमसीक्यू नंबर 21, which structure contains a cell nucleus। ये पूछ रहा है ए बी सी में से वो कौन सी सही है। ये पूछ रहा है जो राइट वाला वो शो कर रहा है कि इसमें न्यूक्लियस है, और जो एक्स वाला है वो इसमें शो कर रहा है न्यूक्लियस नहीं है।
तो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है रेड ब्लड सेल का। तो रेड ब्लड सेल में तो मैंने पहले ही भी बताया कि रेड ब्लड सेल वाहिद वो सेल्स है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होते। तो इस हिसाब से सी और डी में शक लग रहा है। ठीक है, फिर आगे जाते हैं, फिर देखते हैं रूट हेयर सेल्स में कि रूट हेयर के जो सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता। तो ये एक भी कट है, दूसरा राइट बोल रहा है। तो इस हिसाब से जो है रूट हेयर सेल्स में भी हमारे पास न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जिसको इधर तक आ गया इसका मतलब डी सही ऑप्शन है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ेंगे। जाइलम सेल्स जो होते हैं उनमें क्या न्यूक्लियस होते हैं क्या? तो जाइलम सेल में न्यूक्लियस नहीं होते, जाइलम सेल्स में भी न्यूक्लियस नहीं होते। तो डी इसका सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 13, हाउ डज सुक्रोज मूव फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट टू फ्लोएम? सुक्रोज मॉलिक्यूल जो होते हैं ना वो क्लोरोप्लास्ट से फ्लोएम तक कैसे मूव करते हैं? एपोप्लास्ट पाथवे से, सिम्प्लास्ट पाथवे या फिर मास फ्लो की वजह से। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन में से बता रहा है। फिर इसमें यार ये तो 13 इधर के लिखा है 20, अच्छा ये 22 है, मिस्टेकली 13 लिखा हुआ है 22। तो इसका जो है तो जो सुक्रोज मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट से फ्लोएम तक एपोप्लास्ट पाथवे से भी जा सकता है और सिम्प्लास्ट पाथवे से भी जा सकता है, दोनों पाथवे से जा सकता है, कोई मसला नहीं है ना। तो इस हिसाब से 1 और 2 वाला जो होगा बी, हाँ ये ठीक है। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 23, ल्यूकीमिया इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज नंबर ऑफ डैश इन ब्लड्स। ल्यूकीमिया जो बीमारी है, ये ब्लड कैंसर जिसको हम कहते हैं, वो किस ब्लड सेल्स के नंबर इंक्रीज होने से होती है ल्यूकीमिया? तो वो है एरिथ्रोसाइट्स के सेल्स के इंक्रीज होने से ही ल्यूकीमिया होती है। एमसीक्यू नंबर 24, ब्लड वेसल्स कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट इज कॉल्ड। वो ब्लड वेसल जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स से हार्ट तक, उसको हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी वीन या पल्मोनरी आर्टरी। तो मेरे ख्याल से ये सवाल मैंने पहले पूछा, ये मेरे ख्याल दोबारा रिपीट हो रहा है ना। पल्मोनरी वीन जो है वो ब्लड लंग से हार्ट तक लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये मैंने बताया ना पहले, पल्मोनरी वीन और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में डिफरेंस कि ये इन दोनों का काम उल्टा होता है। वैसे नॉर्मली जो वीन होती है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है और जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, लेकिन इधर उस पल्मोनरी वर्ड में उल्टा हो सिस्टम है कि पल्मोनरी वीन एक वाइड वीन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, वेयर इज पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 25, ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द एंट्रेंस ऑफ जर्म्स एक्सेप्ट। ये सारे जो हैं वो जो है रोकते हैं बाहर वाले जर्म्स को बॉडी के अंदर आने से, सिवाय एक के। वो कौन सा ऑप्शन है? टीयर्स, हमारे आंसू, हाँ यार ये भी रोकते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन, हाँ म्यूकस मेम्ब्रेन भी रोकते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन पता है ना, जो कि डस्ट पार्टिकल या फिर कोई भी जर्म्स को रोक देते हैं। उसके बाद सीलेटेड सेल्स, हाँ जो हमारे लंग्स में सीलेटेड सेल्स हैं जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देते। फिर व्हाइट ब्लड सेल, हाँ ये तो मेन है इम्यूनिटी में। ठीक है, फिर आते रेड ब्लड सेल। हाँ यार रेड ब्लड सेल का ये काम है ही नहीं कि वो बॉडी के जर्म सेल्स को रोके। रेड ब्लड सेल्स का काम है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट का, जो है ऑक्सीजन और जो फूड पार्टिकल्स ट्रांसफर का। ठीक है, फिर आता है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 26, हार्मोनल इम्यूनिटी इज कैरीड बाय अ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड। हार्मोनल जो इम्यूनिटी होती है, हार्मोनल इम्यूनिटी जिसमें हार्मोन रिलीज होती है, तो वो कौन से सेल कैरी करते हैं? बीटा सेल्स, किलर सेल्स, हेल्पर सेल्स या फिर नल सेल्स? तो इसका सही जवाब जो है वो है हमारे पास बीटा सेल्स। बीटा सेल्स जो है ना वो हार्मोनल जो है ना इम्यूनिटी कैरी करते हैं। एमसीक्यू नंबर 27, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम? इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि इम्यून सिस्टम का पार्ट नहीं है? फेगोसाइट्स, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, साइटोकाइंस या फिर एंथ्रोस्क्लेरोसिस? तो ये भी सिंपल है कि एंथ्रोस्क्लेरोसिस जो है वो इम्यूनिटी का पार्ट नहीं है। एमसीक्यू नंबर 28, द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग द पैथोजन इज। वो सिस्टम, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल पूछ लिया कि वो सिस्टम जो कि पैथोजन से फाइट करता है उसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम कहते हैं ना यार। डी बिल्कुल ठीक है। मस्कुलर सिस्टम मसल्स का, एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड्स का सिस्टम, नर्वस सिस्टम नर्व्स का। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 29, अ ग्रुप ऑफ इम्यून सेल्स दैट मीडिएट द cellular immune response by processing and presenting antigen for recognition by certain other cells of immune system is called। ये पूछ रहा है इम्यून सिस्टम के ग्रुप के वो सेल्स जो कि सेल इम्यून को मीडिएट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं जब कोई एंटीजन प्रेजेंट होती है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए उस इम्यून सिस्टम में, तो उसको हम क्या कहते हैं?
नेचुरल किलर सेल्स, इंटरफेरॉन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स या फिर वैक्सीन। तो उससे हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स वो सेल्स है जो कि एंटीजन को पहले रिकग्नाइज करते हैं कि हाँ ये कौन सी हमारी बॉडी के एंटीजन है या फिर बाहर के बॉडी के एंटीजन है, हमारी बॉडी के एंटीजन है या फिर ये बाहर की बॉडी के एंटीजन है। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 30 यार, ये जो सवाल है ये 2019 में आ चुका है इसलिए मैंने पिक भी लगाई है इधर। व्हाट डज ए इन द फॉलोइंग पिक्चर शोज। ए, हाँ ए, ये बोला ए जो है ना, ए कहाँ गया इसमें, हाँ ये रहा ए। ये बोला ये जो जगह है ये किस चीज को शो कर रहा है। ठीक है। ऑप्शन अंदर है सेल्यूलर पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे, वाटर पाथवे। तो ये देख रहे हैं हम, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है। एपिडर्मिस का सेल, कॉर्टेक्स का सेल, एंडोडर्मिस का सेल, पेरिसाइकिल का सेल। तो इसमें क्या शो करा कि प्लाज्मोडेस्माटा की जगह से कुछ मॉलिक्यूल्स इस सेल से उस सेल तक जा रहे हैं, इस सेल से उस सेल तक जा रहे हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फिर ये लास्ट में जाइलम तक जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथवे वो पाथवे जिसमें जो भी मॉलिक्यूल होते हैं, चाहे वो सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स हो, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हो या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स हो, वो सेल टू सेल, जब सेल टू सेल ट्रेवल होकर जाए ना, सेल टू सेल ट्रेवल होकर जाए थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, उसे हम कहते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे। ठीक है। फिर आते हैं एमसीक्यू नंबर 31, व्हाई सम वेजिटेबल्स लूज वाटर व्हेन सॉल्ट इज अप्लाइड टू देम। क्यों जब कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो कि अपना वाटर लूज करती हैं जब साल्ट जो है उसको हम साल्ट लगाते हैं, जब उसको साल्ट लगाते हैं तो वो क्यों जो अपना वाटर लूज करती है? ड्यू टू लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन द सेल। इसलिए कि जो वाटर पोटेंशियल है वो कम है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, ड्यू टू मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन द सेल, या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर पोटेंशियल मोर नेगेटिव है, ज्यादा नेगेटिव है, यानी जो साल्ट ज्यादा मौजूद है, या फिर ड्यू टू द लेस पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन द सेल, या फिर लेस पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल है एनवायरनमेंट में वेजिटेबल्स का, या फिर ड्यू टू मोर पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन द सेल, या फिर वाटर पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है एनवायरनमेंट में सेल से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब जो होगा वो होगा कि मोर नेगेटिव होते हैं ना, ये तो मोर नेगेटिव होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स में। साल्ट जो आप बाहर लगाएंगे, साल्ट आप बाहर फेंकेंगे, जिसका मतलब होगा बाहर की सोल्यूशन हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक का मतलब है कि मोर नेगेटिव है, मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल है। ठीक है। हाइपरटोनिक होगी तो इंटरनल तो हाइपोटोनिक होगी। तो ये बता रहा है कि जैसे ही आप बाहर साल्ट फेंकेंगे तो वो वाली जो सोल्यूशन होगी वो मोर नेगेटिव होती जाएगी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, सेल से ज्यादा नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, यानी कि सेल से ज्यादा बार हाइपरटोनिक होगी, तो सेल होगा हाइपोटोनिक। तो हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो साल्ट की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। तो जब साल्ट जो बाहर देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल तो वो तो भागते चले जाएंगे उनके पास, तो उसके बाद तभी तो वाटर वेजिटेबल से वाटर लूज हो जाता है जब उनके ऊपर साल्ट छिड़कते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 32, which of the following is not involved in the coefficient tension theory of water movement in plants। जो coefficient tension theory है वाटर मूवमेंट्स की, इन चारों में से वो कौन सी पॉइंट है जो कि इसमें इन्वॉल्व नहीं है? प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होल्डिंग वाटर मॉलिक्यूल टुगेदर, हाइड्रोजन बॉन्ड जो आपस में होते हैं इसकी वजह से वो होल्ड होते हैं, या फिर अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू द वॉल्स ऑफ जाइलम, या फिर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो जाइलम के वॉल से अट्रैक्ट होती है, या फिर डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सेल्स इन द रूट ऑफ द सेल्स इन द शूट, या फिर शूट के जो सेल्स होते हैं रूट के जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का सेल्स में, रूट्स में और शूट्स में। ठीक है। या फिर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है। तो चारों में से कौन सी पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है? तो जो डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सेल्स इन द रूट ऑफ द सेल इन द शूट, तो ये एक वाइड पॉइंट है जो कि कोएफिशिएंट टेंशन थ्योरी में नहीं है। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 33, इन द मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेस प्लांट्स ओपन द स्टोमेटा बाय। जब सुबह होती है तो जब सूरज आता है तो उसके बाद प्लांट्स जो है वो स्टोमेटा ओपन करते हैं। कैसे ओपन करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल को गार्ड सेल से बाहर निकालकर, या फिर वाटर मॉलिक्यूल गार्ड सेल के अंदर लेकर, या फिर जो पोटेशियम आयन है उनको गार्ड सेल के अंदर डालकर, या फिर पोटेशियम आयन के को गार्ड सेल से बाहर निकालकर। तो ये भी बहुत सिंपल सवाल है कि जब पोटेशियम आयन को गार्ड सेल के अंदर डालेंगे तभी ही तो स्टोमेटा जो है ना वो ओपन हो जाते हैं इस वजह से।
ठीक है। एमसीक्यू नंबर 34, द पॉइंट व्हेन साइटोप्लाज्म जस्ट स्टार्ट डिफरेंट और सेपरेट फ्रॉम सेल वॉल इज कॉल्ड। वो पॉइंट जहां वो पॉइंट जिसमें साइटोप्लाज्म बस स्टार्ट हो गया है डिफ्यूजन होना से और सेल वॉल से सेपरेट होता जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस, इंसिपिडेंट प्लाज्मोलाइसिस, या फिर डी प्लाज्मोलाइसिस, या फिर ये सारे। तो इसका सही जवाब होगा इंसिपिडेंट प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या है कि बस साइटोप्लाज्म जो है ना वो जो निकल रहा है सेल के बाहर, ठीक है। डी प्लाज्मोलाइसिस अपोजिट है प्लाज्मोलाइसिस का। तो ये वो पॉइंट जो इंसिपिडेंट प्लाज्मोलाइसिस वो पॉइंट है जहां पर जो साइटोप्लाज्म में वो सेपरेट होता है सेल वॉल से थ्रू डिफ्यूजन। एमसीक्यू नंबर 35, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट इन अ स्टेम कॉमनली कॉल्ड। ये बोल रहा है कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है सुक्रोज की सीव एलिमेंट्स में, इस स्टेप को हम कॉमनली क्या कहते हैं? स्टेप को हम कॉमनली कहते हैं कि जो है हमारे पास ऑप्शन है फ्लोएम लोडिंग, अनलोडिंग, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस। तो इसका सही जवाब जो है वो फ्लोएम लोडिंग, इसको हम कहते हैं फ्लोएम लोडिंग, क्योंकि सीव एलिमेंट्स हम कहते हैं फ्लोएम को, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 36, इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज कंप्लीट इनक्लोज्ड विदिन। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है किस चीज में बंद होती है? स्केलेटन में, साइनसेस में, या फिर वेसल्स में, या फिर हार्ट में? तो वो ये तो बिल्कुल सिंपल है कि वेसल्स में बंद होती है। एमसीक्यू नंबर 37 हमारे पास है द ब्लड कार्पस्कुलर्स इन अर्थवर्म आर। अर्थवर्म के जो ब्लड कार्पस्कुलर्स है या ब्लड सेल्स हैं वो कौन से कलर के? वो कलर से उनका येलो कलर, या फिर उनका रेड कलर, या फिर उनका ऑरेंज कलर है। तो उनका कलर रेड है, ठीक है। ये बुक में एक लाइन लिखी हुई है। एमसीक्यू नंबर 38, द बॉडी कैविटी इन ग्रास हॉपर इज नोन एज। ग्रास हॉपर की जो बॉडी कैविटी यानी सीलोम होती है उसको हम क्या कहते हैं? शाइजोसोल, सीडोसोल, हीमोसील, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ग्रास हॉपर की हम जो है सीलोम को या फिर बॉडी कैविटी को हम कहते हैं हीमोसील, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 39, सेकंड लास्ट एमसीक्यू इस लेक्चर का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नो मस्कुलर वॉल। इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसकी मस्कुलर वॉल्स नहीं है, जिसको मस्कुलर वॉल्स नहीं है, ठीक है? आर्टरी, वेन, कैपिलरी या फिर वेना केवा। तो उसका सही जवाब जो है वो कैपिलरीज है। कैपिलरीज को मस्कुलर वॉल्स नहीं होती। एमसीक्यू नंबर 40 यानी लास्ट एमसीक्यू, लिविंग पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। लिविंग पार्ट ब्लड के उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल पीपल कहते हैं लिविंग पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। यार ये गलत है। ब्लड का लिविंग पार्ट प्लाज्मा नहीं, ब्लड का लिविंग पार्ट है कार्पस्कल्स। ब्लड का लिविंग पार्ट ब्लड के सेल्स ही तो लिविंग पार्ट है ना। प्लाज्मा के लिविंग पार्ट वो तो जस्ट फ्लूइड है। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट इस चीज में भूल जाते हैं कि लिविंग पार्ट ब्लड का प्लाज्मा नहीं है, लिविंग पार्ट ब्लड का कॉर्पस्कल्स है, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट एमसीक्यू, और इन सारे एमसीक्यूज की मैंने एक पीडीएफ बनाकर अलॉन्ग विद की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, जिसको आप क्लिक करने के बाद इजीली डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर ले, और पास में बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।